Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic Consumer Surplus and Changes in Market Price. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर मार्केट प्राइजेस में कोई भी चेंज होता है तो किसी भी प्रोडक्ट के मार्केट प्राइस में चेंज होने की वजह से कंज्यूमर सरप्लस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, हम उस इफेक्ट को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और हम इस इफेक्ट को इन दो कंडीशंस के बेसिस पर डिस्कस करेंगे। पहली कंडीशन है व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन सप्लाई। जब मार्केट में सप्लाई में चेंज होता है तो सप्लाई में चेंज की वजह से अगर प्राइस चेंज हो रहे हैं तो उसकी वजह से कंज्यूमर सरप्लस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरा केस है इसके अंदर व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड, तो डिमांड में चेंज की वजह से अगर प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है तो उसका कंज्यूमर सरप्लस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो लेट अस डिस्कस द वेरी फर्स्ट कंडीशन व्हेन देयर इज अ चेंज इन सप्लाई। अगर सप्लाई में चेंज होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम इस इफेक्ट को डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया है। इस डायग्राम में मैंने एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड को और वाई एक्सिस पर प्राइस को रिप्रेजेंट किया है। इसके रेफरेंस में एक डिमांड कर्व लिया मैंने जिसको मैंने BD1 से रिप्रेजेंट किया है। इनिशियली मैंने मान लिया जो सप्लाई कर्व है दैट इज इक्वल टू S1। ये जो S1 कर्व है D1 डिमांड कर्व को E1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि E1 इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा, OA प्राइस पे कर रहा होगा, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग ये OQ1 क्वांटिटी को परचेज कर रहा होगा। लेकिन अगर मैं इसको कंज्यूमर के पेइंग कैपेसिटी या पेइंग एबिलिटी के बेसिस पर इसकी बात करूं तो स्टार्टिंग में कंज्यूमर इसके लिए OB अमाउंट पे करने के लिए रेडी था, OB प्राइस पे करने के लिए रेडी था। यानी कि अगर OQ1 क्वांटिटी परचेज करना चाह रहा था लेकिन ये OB अमाउंट पे करने के लिए रेडी था, तो यहाँ पर जो टोटल अमाउंट पे करता वो होती है इक्वल टू OQ1 इंटू OB, प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस है OB और क्वांटिटी है OQ1, तो यहाँ पर जो इसका एक्चुअल जो वो पे करने के लिए रेडी था अमाउंट दैट इज इक्वल टू एरिया OB E1 Q1। दिखाई दे रहा है आपको एरिया OB E1 Q1। ये वो एरिया है जहां कंज्यूमर पे करने के लिए रेडी था, लेकिन एक्चुअल में कितना पे किया इसने, दैट इज इक्वल टू OA प्राइस पे कर रहा है, OQ1 क्वांटिटी परचेज कर रहा है तो OQ1 इंटू OA, और OQ1 इंटू OA ये रेक्टेंगुलर एरिया OA E1 Q1 के बराबर होगा। तो ये एक्चुअल अमाउंट पेड है कंज्यूमर की, तो सरप्लस कितने बराबर हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस लेकर चले हम, यानी कि OB E1 Q1 में से OA E1 Q1 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपके पास एरिया बचेगा AB E1। ये है कंज्यूमर का इनिशियल सरप्लस जब सप्लाई कर्व S1 है। तो दिस इज द इनिशियल सरप्लस ऑफ द कंज्यूमर दैट इज इक्वल टू AB E1। क्लियर। नाउ हमें क्या करना है, अब हमें सप्लाई को डिक्रीज करना है। तो हियर वी आर डिक्रीजिंग द सप्लाई। सप्लाई डिक्रीज हुई और सप्लाई डिक्रीज होकर S1 से रह गई S2। जब सप्लाई डिक्रीज हो गई, डिमांड तो उतनी है, डिमांड में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, सप्लाई में चेंज कर रहे हैं, तो S1 से सप्लाई कम होकर रह गई S2। अगर सप्लाई कम होगी तो उससे क्या होगा, जो पहले क्वांटिटी परचेज कर रहा था OQ1 अब कितनी करेगा वो कंज्यूमर, OQ2 परचेज करेगा। और ये जो S2 कर्व है वो डिमांड कर्व को E2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो E2 एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया जिसके करस्पॉन्डिंग प्राइस आ गया आपका इक्वल टू OC और क्वांटिटी आ गई OQ2। क्योंकि सप्लाई कम हो रही है तो क्वांटिटी की डिमांड भी कम, जो क्वांटिटी परचेज की जा रही है कंज्यूमर की तरफ से वो भी कम हो जाएगी क्योंकि उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। अब प्राइस OA से बढ़कर कितने हो गए, OC हो गए, और क्वांटिटी OQ1 से रहकर कितनी रह गई, OQ2 रह गई, ठीक है। अब यहाँ हम निकाल लेते हैं सरप्लस कितना होगा। OQ2 क्वांटिटी परचेज करना चाह रहा था कंज्यूमर, ठीक है। अब OQ2 क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग कितनी अमाउंट पे करने के लिए रेडी था, वो OB इंटू OQ2। क्लियर हो रहा है, OB इंटू OQ2, यानी कि रेक्टेंगुलर एरिया यानी कि एरिया रेक्टेंगुलर नहीं केवल एरिया OB E2 Q2। तो ये एरिया OB E2 Q2 है जहां कंज्यूमर अमाउंट पे करने के लिए रेडी था जब सप्लाई S1 से बढ़कर S2 हो गई। लेकिन एक्चुअल में कितनी पे की इसने, OC इंटू OQ2 के बराबर, क्योंकि OC अमाउंट पे कर रहा है तो OC इंटू OQ2 यानी कि रेक्टेंगुलर एरिया OC E2 Q2। अब ये अमाउंट पे कर रहा है OC E2 Q2, यानी कि इसका सरप्लस कितना रह गया, अब
ओ बी ई टू क्यू टू में से आप एरिया ओ सी ई टू क्यू टू को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना बचेगा एरिया, बी सी ई टू बचेगा। तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर एरिया बी सी ई टू, ये अब कंज्यूमर का नया सरप्लस आ गया जब सप्लाई कर्व S1 से घटकर S2 रह गया। जब सप्लाई कम हो जाती है तो सप्लाई कम होने की वजह से जब नया कर्व लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया, उसकी वजह से सरप्लस कितना रहेगा कंज्यूमर का, बी सी ई टू। कंपेयर करो, पहले सरप्लस कितना था, पहले सरप्लस था ए बी ई वन, और अब सरप्लस कितना रह गया, बी सी ई टू। तो सरप्लस क्या हो गया, पहले से कम रह गया। यानी कि अगर मार्केट में सप्लाई कम होती है तो सप्लाई कम होने की वजह से प्राइस इंक्रीज होगा, और इस प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से जो कंज्यूमर का सरप्लस है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो देयर विल बी अ फॉल इन कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम ए बी ई वन टू बी सी ई टू ड्यू टू द डिक्रीज इन सप्लाई एंड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ये पॉइंट यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इफेक्ट की। नेक्स्ट इफेक्ट क्या है, अब हम चेंज करेंगे डिमांड में। तो अगर हम डिमांड में चेंज करेंगे तो डिमांड में चेंज की वजह से सरप्लस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको हम स्टडी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक नया डायग्राम ड्रॉ करा है, एज यू आर लुकिंग हियर इन द डायग्राम। यहाँ वही एक्स एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे मैंने प्राइस को रिप्रेजेंट किया है। इनिशियली जो कंज्यूमर का डिमांड कर्व है वो है बी डी वन, जैसे कि आपको कर्व में डायग्राम में दिखाई भी दे रहा है, इट इज इक्वल टू बी डी वन, और जो सप्लाई कर्व है दैट इज इक्वल टू एस वन। नाउ ये जो एस वन कर्व है ये बी डी वन यानी कि डिमांड कर्व को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इवन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इवन हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक, इवन हो गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट इवन है तो इसका करस्पॉन्डिंग डिमांड कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू ओ क्यू वन, और जो प्राइस है कितना पे करना पड़ेगा कंज्यूमर को, दैट इज इक्वल टू ओ ए। यहां मैं नोट कर देता हूं, दिस इज इक्वल टू ओ, ये ओ को डिफाइन करता है, ठीक है। तो प्राइस कितना हो गया यहाँ पर ओ ए, तो यहाँ पर सरप्लस निकाल लेते हैं हम। तो जब कंज्यूमर ओ क्यू वन क्वांटिटी को परचेज करना चाह रहा है तो कितनी अमाउंट पे करने में इंटरेस्टेड था, ओ बी अमाउंट पे करने में इंटरेस्टेड था, ओ बी प्राइस पे करने के लिए रेडी था। ओ बी प्राइस के करस्पॉन्डिंग अगर ओ क्यू वन क्वांटिटी परचेज करता तो कितनी अमाउंट पे करता, ओ क्यू वन इंटू ओ बी के बराबर, यानी कि प्राइस इंटू क्वांटिटी, और इट इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर एरिया ओ बी ई वन क्यू वन। क्लियर हो गया, यानी कि ये अमाउंट थी जो कंज्यूमर पे करने के लिए रेडी था ओ क्यू वन क्वांटिटी को परचेज करने के रेफरेंस में। लेकिन जब इसको हमने मार्केट इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो कंज्यूमर केवल और केवल ओ ए प्राइस ही पे कर रहा है, और अगर ओ ए प्राइस पे कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अब ये कितनी अमाउंट पे करेगा, ओ ए प्राइस के करस्पॉन्डिंग ओ ए इंटू ओ क्यू वन, प्राइस इंटू क्वांटिटी, और ओ ए इंटू ओ क्यू वन से आपको रिसीव होगा रेक्टेंगुलर एरिया ओ ए ई वन क्यू वन, ओ ए ई वन क्यू वन। ये एक नया मतलब जो अमाउंट ये पे कर रहा है एक्चुअल में उसको डिफाइन कर रहा है। सरप्लस ऐसे निकालते हैं, जितनी अमाउंट कंज्यूमर पे करने के लिए रेडी था उसमें से हम एक्चुअल में कितनी अमाउंट पे करी उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यानी कि एरिया ओ बी ई वन क्यू वन में से आप एरिया ओ ए ई वन क्यू वन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो सरप्लस आ जाएगा आपके पास इक्वल टू ए बी ई वन। कितना आ गया, इट इज इक्वल टू ए बी ई वन। ये हो गया कंज्यूमर का इनिशियल सरप्लस जब हम डिमांड में चेंज नहीं करते हैं, यानी कि डिमांड आपकी एज इट इज रहती है, ठीक है। अब आपने क्या करा, डिमांड इंक्रीज कर दी। अगर डिमांड में चेंज होता है और डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो इंक्रीज होने से हमें एक नया कर्व मिलेगा एंड दिस इज इक्वल टू डी डी टू, ठीक है। अब ये क्या है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इस वजह से सप्लाई कर्व आपका S1 ही रहता है। अब ये जो DD2 डिमांड कर्व है ये S1 कर्व को E2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस E2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने की वजह से हमारे पास एक नया सेट आया प्राइस और क्वांटिटी का। प्राइस आ गया इक्वल टू OC और क्वांटिटी आ गई इक्वल टू OQ2। तो अब नया प्राइस आ गया OC के बराबर और क्वांटिटी आ गई OQ2 के बराबर। अब इस OQ2 क्वांटिटी को परचेज करने के लिए कंज्यूमर OD अमाउंट पे करने के OD प्राइस पे करने के लिए रेडी था। तो इस OD प्राइस के करस्पॉन्डिंग टोटल अमाउंट निकाल लीजिए कितनी होगी, प्राइस इंटू क्वांटिटी OD इंटू OQ2,
और OD इंटू OQ2 बराबर हो जाएगा एरिया OD इंटू Q2 के, किसका बराबर हो गया, एरिया OD इंटू Q2 के बराबर हो गया ये एरिया। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्चुअल में कितनी अमाउंट पे करी। एक्चुअल में कंज्यूमर पे कर रहा है OC प्राइस पे कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी जो टोटल अमाउंट पे करेगा इट विल बी इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, यानी कि OC इंटू OQ2, एंड दिस इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर एरिया OC इंटू Q2। क्लियर। अब हम निकाल लेते हैं सरप्लस कैसे निकालेंगे, वही तरीका, जितनी अमाउंट पे करने के लिए रेडी था उसमें से जितनी अमाउंट उसने पे की एक्चुअल में उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अमाउंट पे करने के लिए रेडी था इक्वल टू OD इंटू Q2, तो OD इंटू Q2 में से एक्चुअल में पे करी इसने अमाउंट OC इंटू Q2, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एरिया आएगा DCE2। तो सरप्लस कितना आ गया निकल गया, यहाँ पर सरप्लस आ गया DCE2, जबकि पहले सरप्लस कितना था, पहले सरप्लस था ABE1। कंपेयर करो दोनों को, सरप्लस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, सरप्लस इंक्रीज हो गया। तो जब तो रिजल्ट क्या निकल कर आया, कंक्लूजन क्या निकल कर आया हमारा, कि जब हम सप्लाई में कोई चेंज नहीं करते हैं और डिमांड को अगर इंक्रीज करते हैं, तो डिमांड को इंक्रीज करने की वजह से जो सरप्लस है वो भी इंक्रीज होगा। सप्लाई में कोई चेंज नहीं है, डिमांड इंक्रीज कर रहे हैं, तो डिमांड में इंक्रीज होने की वजह से जो सरप्लस है वो इंक्रीज होगा। जैसा कि यहाँ डायग्राम आप देख रहे हैं, जो कंज्यूमर सरप्लस है वो ABE1 से बढ़कर कितना हो गया, CDE2। और अगर इसका रिवर्स लेके चलते हैं, अगर हम डिमांड को कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो सरप्लस भी डिक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ चेंज इन डिमांड ऑन कंज्यूमर सरप्लस। तो इस तरीके से अगर आप डिमांड में चेंज करते हो और चेंज में अगर इंक्रीमेंट करते हो डिमांड में, जबकि सप्लाई एज इट इज रखते हो, तो सरप्लस हमेशा राइज होगा। और अगर सप्लाई एज इट इज रखते हो और डिमांड को डिक्रीज करते हो, तो उसकी वजह से कंज्यूमर सरप्लस भी डिक्रीज होगा। ओके, थैंक यू।